मॉर्निंग क्लास 8 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास. टुडे वी विल स्टार्ट बिगनिंग ऑफ द अपराइजिंग. सो इन द लास्ट class we have discussed about the immediate causes. Immediate causes were the reasons, the main reasons, and how the revolt 1857 broke out suddenly, because it was earlier decided to be started in a particular fixed day, but due to immediate causes the revolt broke down. Now what was that? In that we have seen that the infiled rifles, in which the rumor has been spread out that a new cartridges has been introduced in that garrisons, where the soldiers has to use both Hindu and Muslims. They have to tear the cartridges with the help of the teeth. It was been rumored that the cartridges was made from the fat of cow and pig. So both the religions, they cannot use that, and this is how the revolt broke out. So from that reasons we will move ahead the beginning of the uprising. So जो हमने डिस्कस किया था उसी टॉपिक से रिलेटेड कि किस तरह से जो रिवॉल्ट है ब्रेकआउट हो गया था, रिवॉल्ट ऑफ 1857. इमीडिएट कॉजेज जो था उसी से रिलेटेड कि जिस तरह से रिवॉल्ट डिसाइड किया गया था पर्टिकुलर डे में, उस डेट को स्टार्ट नहीं होके ये आगे कैसे स्टार्ट हो गया. तो वो उसका मेन रीजन था दैट इमीडिएट कॉजेज. सो उसी से रिलेटेड है ये टॉपिक कि रिबिलियंस ब्रोक आउट व्हेन अ सोल्जर कॉल्ड मंगल पांडे, क्योंकि वहाँ जो बैरकपुर रेजिमेंट्स थे उनमें से वन ऑफ द सोल्जर वाज मंगल पांडे. अटैक्ड अ ब्रिटिश सर्जन्स एंड वोंडेड एन एडजटेंट व्हाइल हिज रेजिमेंट वाज इन बैरकपुर. तो उसने क्या किया था, जब उसने ये रूमर्स स्प्रेड हुआ तो दे आर ट्राई टू प्रोटेस्ट. उन्होंने प्रोटेस्ट करने की कोशिश की. वन उनमें से मंगल पांडे जो थे, उन्होंने अपने जो ब्रिटिश सर्जन्स थे उनको उन्होंने अटैक किया अपने रेजिमेंट्स के अंदर. सो वन ऑफ द ऑन द आफ्टरनून ऑन 29 मार्च 1857 लेफ्टिनेंट बर्ग, एडजुटेंट ऑफ द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, इनके जो हेड थे, ठीक है, द स्टेशन एट बैरकपुर, उनका जो ट्रांसफ़र हुआ था जो वहाँ पे बैरकपुर में थे, was informed that several men of his regiments were in a excited states. तो जब ये न्यूज़ लेफ्टिनेंट बर्ग जो थे उनको ये न्यूज़ पहुंचा कि वहाँ पे जो उनके रेजिमेंट है वहाँ पे जो सोल्जर्स है, they were very excited. Further it was reported to him that one of them, और उसके बाद एक और रिपोर्ट उनके पास पहुंची that one of them, जो सोल्जर्स थे उनमें से one of them, मंगल पांडे, was pacing in front of the regiment's guard room by the parade ground. तो उनमें से जो मंगल पांडे, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि वो क्या कर रहे थे, जिस तरह से पेसिंग इन फ्रंट मीन्स किस तरह से रिवॉल्ट को जो आगे स्पीडली बढ़ा रहे, और फ्रंट में कौन खड़े, वो खुद खड़े हैं रेजिमेंट गार्ड रूम के बाहर इस तरह से पैरेड ग्राउंड में, एंड आर्म विद द लोडेड मस्केट, और उनके पास आर्म्स भी है, वेपन्स भी है. कॉलिंग अपॉन द मैन टू रिबेल एंड थ्रेटनिंग टू शूट द फर्स्ट यूरोपियंस दैट ही सी सेट आइज ऑन. और साथ साथ कि मंगल पांडे क्या बोल रहे हैं कि वो रिबेल करेंगे, सभी सोल्जर्स को कहा जा रहा है कि वो रिबेल करे, और थ्रेटनिंग उनको दिया गया कि जो भी नजर आए सबसे पहले यूरोपियंस उन्हें शूट करना है. तो इस तरह से ये ऑर्डर जब उनके पास गई तो इट वॉज बिकम वेरी टेंस सिचुएशंस. टेस्टिमोनी एट द सब्सिक्वेंट इंक्वायरी रिकॉर्डेड दैट पांडे, unsettled by unrest among the sepoy and intoxicated by the narcotic bang, has seized weapons and run to the quarter guard buildings. Upon learning that a detachment of British soldiers were disembarking from a steamer near the cantonment. तो इसी तरह से यहाँ पर ये सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पर मंगल पांडे ने बाकी अपने साथियों को कहा कि उन्हें रिवोल्ट करनी है हमें, और जो भी यूरोपियंस मिलेंगे उनको सबसे पहले जो भी दिखेंगे दे विल शूट डाउन. इसी तरह से रिबल्स जो थे वो ब्रेकआउट उस बैरकपुर में जो था स्प्रेड आउट हो गया. तो धीरे धीरे जो ये चीज़ें थी इनकी जब इंक्वायरी की गई क्योंकि जो भी ऑफिसर्स थे, तो उस तरह से उनकी इंक्वायरी किया गया कि ऐसा क्या हो रहा है. तो इट वाज सीन दैट जो सिचुएशंस था वो टोटली जो था अनरेस्ट था. सिपाही जो थे वो बहुत ज़्यादा इस रिमोर्स को लेके बहुत ज़्यादा टेंस थे कि इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे सेंटिमेंट्स को लेके खेल रहे हैं, उन्हें हमारे लिए कुछ मतलब नहीं है.
कि हमारे रिलीजियस में किस चीज़ों पे इम्पोर्टेंस है, किसको नहीं इम्पोर्टेंस है. सो दिस वॉज दैट. ऐसे कहा गया इंटॉक्सिकेटेड कि उन्हें क्या जो ड्रग्स होते हैं जिस तरह से नार्कोटिक, ठीक है, तो उस तरह से उन्होंने वेपन्स को सीज किया. और मंगल पांडे जो थे इधर से उधर बिल्डिंग्स, ताकि वो कुछ अपने सोल्जर्स को और इकट्ठा कर ले जो अलग हो गए, जो ब्रिटिश सोल्जर्स से अलग हो चुके थे, इस तरह से वो एक वापस मिले. तो ये चीज़ें कर रहे थे जिसके कारण उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया गया था. बाग इमीडिएटली आर्म्ड हिमसेल्फ एंड गैलप्स ऑन हिज हॉर्स टू द लाइन्स. तो उसके पीछे जो थे उसके जो रेजिमेंट्स के हेड थे बैग, उन्होंने क्या किया, बैग इमीडिएटली उसके पीछे भागे और गैलप्स, ठीक है, तो इस तरह से उनके पीछे वो भागे ताकि उनको वो पकड़ ले. Pandey took positions behind the station's guard, which was in front of the quarter guard of the 34th, took aim at Bog and fired. तो उसी तरह से पांडे जो थे, मंगल पांडे, उन्होंने भी अपनी पोजीशन ले ली. स्टेशन गन्स के पीछे वो छिप गए और वेपन्स उसके हाथ में था क्वार्टर गार्ड्स के. और वहाँ पर उन्होंने किसके ऊपर एम लगाया, अपने रेजिमेंट्स जो थे सर्जन्स उनके ऊपर. ही मिस्ड बाग, लेकिन उसकी जो पहली गोली थी वो उनको नहीं लगी. बट द बुलेट स्ट्रक हिज हॉर्स इन द फ्लैंक ब्रिंगिंग बोथ द हॉर्सेस एंड इट सैटेड डाउन. तो जैसे उस गोली जो थी बाग को नहीं लगी, लेकिन वो कहाँ किससे जाके लगी, हॉर्स को लगी, जिसके कारण हॉर्स और उसका जो राइडर था, मतलब उनकी सवार जो कर रहा था बाग, वो दोनों ही गिर गए. बाग क्विकली disentangles himself and seized one of his pistols, advanced toward Pandey and fired. तो इसी तरह से जब वो गिर गया तो जल्दी से उन्होंने वापस अपने आप को संभाला. डिसएंटेंगलमेंट, अपने आप को वापस संभाला, वो खड़े हो गए और अपनी पिस्टल्स निकाली और उसने पिस्टल से मंगल पांडे की तरफ फायर किया. ही मिस्ड बिफोर, नाउ ही मिस्ड. तो ये भी मिस कर गए क्योंकि इन्होंने भी मंगल पांडे को सोचा कि फायर करेंगे और उसे गोली लगेगी, लेकिन वो नहीं लग पाई. Before Bach could draw his sword, Pandey attacked him with a तलवार, that was Indian heavy swords. तो जिस तरह से बाग जो थे वो मिस करने के बाद उन्होंने फिर अपनी सोर्ड उठाने की कोशिश की कि मंगल पांडे को सोर्ड्स के थ्रू वो लड़ेंगे, लेकिन मंगल पांडे ने क्या किया, उन्होंने भी अपनी तलवार निकाली एंड दैट वाज हेवी विद, अगर हम कंपेयर करेंगे तो उनसे ज़्यादा हेवी थी. एंड क्लोजिंग विद द एडजर्टेंट फ्लैश बाग ऑन द soldiers and neck and brought him to the ground. और तब तक मंगल पांडे ने अपनी तलवार जो थी उनके शोल्डर और उनके नेक में उन्होंने लगा दिया और उससे वो जाके ग्राउंड में गिर गए. दिस इज इट वॉज देन दैट अनदर सिपॉय शेख पतलू intervenes and tried to restrain Pandey even as he tried to reload his musket. तो उसी तरह से जब अब उसकी जो सर्जन कमांडर से लेफ्टिनेंट्स बाग, वो तो अब मर चुके थे, उनकी शोल्डर्स एंड नेक्स में उन्होंने अपनी तलवार जो थी उसके थ्रू उसने उस पर वॉल अटैक किया था, जिसके कारण उसके बाद एक और सिपाही जो थे उनके पास आया, दैट वाज शेख पतलू इंटरवेन. उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की मंगल पांडे को. इवन ही ट्राई टू रिडोल इस मस्कट की, अपनी मस्कट जो थी उससे वो वापस गोली भरे उसके अंदर. तब तक जनरल हेजली ऑर्डर्ड एंड द इंडियन सोल्जर्स टू अरेस्ट मंगल पांडे. उसके साथ उसी समय जनरल हेजली जो थे उन्होंने भी और दूसरे इंडियन सोल्जर्स को ऑर्डर किया कि वो मंगल पांडे को अरेस्ट करे, बट ही रिफ्यूज्ड. लेकिन वो इंडियन सोल्जर्स जो था उसने रिफ्यूज कर दिया. लेटर द ब्रिटिश अरेस्टेड मंगल पांडे, लेकिन बाद में बहुत मुश्किलों से मंगल पांडे को पकड़ने के बाद द अदर इंडियन सोल्जर्स और उसके साथ जो भी सोल्जर्स थे मंगल पांडे के साथ जो रिवॉल्ट कर रहे थे उस रेजिमेंट के अंदर, उन सभी को उन्होंने अरेस्ट करवाया. देन ब्रिटिश किल बोथ बाय हैंगिंग देम बिकॉज दे व्हाट दे हैड डन वाज थॉट टू बी ट्रेजरी. तो इस तरह से जब मंगल पांडे और उनके साथियों को जब अरेस्ट किया गया तो उनको सजा क्या दिया गया, फांसी. ठीक है, साथ साथ किस लिए क्या आरोप लगाया गया कि उन्होंने उनके साथ गद्दारी की. ट्रेजरी मीन्स उनके साथ उन्होंने गद्दारी की. ऑल अदर सोल्जर्स ऑफ दैट रेजिमेंट लॉस्ट देयर प्लेसेस इन द आर्मी. और जिसने भी जो भी इन मंगल पांडे का सपोर्टेट में थे, वो जानते थे वो गलत, ब्रिटिशर्स जो है गलत करे,
उन्होंने अपनी जॉब जो थी वो खो दी। ऑन May 10, 1857 cavalry troops while dozing parrots at Meerut broke rank। उसी तरह से 10 में कैवरी ट्रॉप्स आर्मी सोल्जर्स जो थे वो पैरेड कर रहे थे मेरठ, उन्होंने भी अपनी रैंक तोड़ दी। जो भी रैंक होल्डर्स थे उनके जो हाई पोस्ट जो सीनियर्स थे, दे फायर्ड दे फ्रीड द सोल्जर्स ऑन द 3rd रेजिमेंट एंड दे मूव टुवर्ड दिल्ली। और वो लोग वहां से निकल के कहाँ पे मूव करे, 3rd रेजिमेंट जो थे वहां से निकलते ही एक दूसरे से मिलते ही और वो आगे बढ़ रहे थे, तो जो भी रास्ते में रेजिमेंट्स आ रहा था उनके साथ वो मिलते गए और आगे बढ़ते गए दिल्ली, ताकि वो रिवॉल्ट जो था वो आगे भी जो भी रेजिमेंट आएंगे, जो भी आर्मी सोल्जर्स आएंगे इंडियंस के, ये मैसेज उनको कन्वे करते हुए और वो कलेक्टिवली आगे बढ़े। सून मेनी इंडियंस ऑफ नॉर्थन इंडिया, जो नॉर्थन इंडियंस के सोल्जर्स थे उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया और दे एंटर द दिल्ली फोर्ट, और सभी ने जाकर फिर दिल्ली फोर्ट, जहाँ पे बहादुर शाह सेकंड जो थे वो मुगल एम्परर वहाँ पे रहते थे, द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, एंड आस्क्ड हिम टू बिकम द लीडर ऑफ द रिबेलियंस। और सभी सोल्जर्स ने उनको कहा कि वो उनका लीडर बन जाए, लीडर ऑफ द रिबेलियंस। ही एग्रीड अनविलिंगली। तो बहादुर शाह जो थे उनके पास तो कोई पावर था ही नहीं, वो जस्ट पपेट थे ब्रिटिशर्स के अंडर में, तो उन्होंने एग्री कर ली उनके ऊपर कि हाँ मुझे सोचने या विचार करने, देयर वाज नथिंग लाइक दैट, एंड ही एग्रीड। वेरी सुन द रिवोल्ट स्प्रेड थ्रू आउट द नॉर्थन इंडिया एंड स्लोली द रिवोल्ट स्टार्टेड टू स्प्रेड। नॉर्थन इंडिया के जो आसपास एरिया थे नियर बाय, उन सभी एरिया में स्प्रेड होना शुरू हो गया। इम्पोर्टेंट इंडियन लीडर्स ऑफ रॉयल फैमिलीज, उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया एंड स्टार्टेड फाइटिंग द ब्रिटिश एट सेवरल प्लेसेस। और उन्होंने ज्वाइन करने के बाद अलग अलग बैचेस में वो ब्रिटिशर्स से लड़ना शुरू किया, रिवॉल्ट करना शुरू किया, जिसमें से इंक्लूडिंग है अहमद उलग, एन एडवाइजर ऑफ द एक्स किंग ऑफ अवध, नाना साहेब, हिज नेफ्यू राव साहेब एंड हिज रिटेनर्स। उसके साथ साथ तांत्या तोप एंड रानी लक्ष्मीबाई, द रानी ऑफ झांसी, कुंवर सिंह, द राजपूत चीफ ऑफ जगदेशपुर इन बिहार, एंड फिरोज शाह, अ रिलेटिव ऑफ द मुगल एम्पर ऑफ शाह बहादुर शाह। तो ये सारे जो थे दे आर द नॉबल्स, दे आर द रॉयल फैमिलीज। तो ये रॉयल फैमिलीज से बिलोंग करने वाले थे, इन्होंने भी रिवोल्ट किया और ये अपने अपने एरिया में ब्रिटिशर्स से शुरुआत कर दिया रिबेल करना। एट द बिगनिंग द ब्रिटिश वे स्लो टू रिस्पॉन्ड। स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स जो थे उनको जवाब देने में उनके पास सोल्जर्स उतने नहीं थे, क्योंकि वो इंडियन सोल्जर्स थे वो तो उनके खिलाफ हो चुके थे। सो दे स्टार्टेड टू रिप्रेस, जो थे रिप्रेस करना, उनको लोगों को, इंडियंस को दबाना, वो बहुत स्लो था, उनका रिस्पॉन्स जो था वह स्लो था। देन दे टुक वेरी क्विक एक्शंस विथ हेवी फोर्सेस। उसके बाद उन्होंने अपना रिस्पॉन्स जो था बहुत स्पीडी कर दिया, क्योंकि जब उनके पास सोल्जर्स जो थे, फोर्सेस जो थे वो बाहर से आ गए उनको सपोर्ट के लिए, तब उन्होंने अपनी एक्शन जो थी वो बहुत ज़्यादा क्विकली करना शुरू कर दिया। इन्होंने रेजिमेंट बुलाया था अलग अलग तरीके से। दे ब्रॉट देयर रेजिमेंट फ्रॉम द Crimean War to India. They also redirected many regiments that were going to China to India. तो इसी तरह से जो भी रेजिमेंट बाहर गए थे, बाहर वाले रेजिमेंट्स को वापस बुलाया जो वॉर के थ्रू वॉर, ठीक है। फिर इसके साथ साथ जो रेजिमेंट्स जो थे चाइना जो जा रहे थे उनको वापस इंडिया बुला लिया गया। तो ब्रिटिश फोर्सेस रिच दिल्ली, और इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने अपने सोल्जर्स तैयार करने के बाद दे मूव टुवर्ड दिल्ली। तो उन्होंने भी अपनी जो थी मूव किया दिल्ली के टुवर्ड्स, एंड दे सराउंडेड द सिटी, और उन्होंने पूरी दिल्ली को घेर लिया। दैट वाज ऑन 1 जुलाई 1857 में अंटिल 31 अगस्त, ठीक है। तो मतलब 1 जुलाई से 31 अगस्त तक उन्होंने पूरी सिटीज को सराउंड करके रखा था। इवेंचुअली स्ट्रीट टू स्ट्रीट फाइट ब्रोक्स आउट बिटवीन ब्रिटिश ट्रॉप्स एंड द इंडियंस। और इसी तरह से रास्ते में भी कहीं पर भी द सोल्जर्स एंड द ब्रिटिश सोल्जर्स दे टुक दैट रिवेंज, उन्होंने बदला लेना शुरू किया। फाइट ये कंटिन्यू होता गया। अल्टीमेटली दे टुक कंट्रोल ऑफ दिल्ली, और इसी तरह से लास्ट में ब्रिटिशर्स ने दिल्ली का कंट्रोल ले लिया। एंड द मैसेकर एज कानपुर एंड द सीज ऑफ लखनऊ
वे आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी तरह से उन्होंने जो भी लोगों ने उनके सामने आया जो रिवोल्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, सबको मैसेकर मीन्स कलेक्टिवली किल करना। ठीक है, तो मैसेकर मीन्स कलेक्ट मास किलिंग, जैसे हम बोलेंगे मास किलिंग कि एक साथ बहुत लोगों को मार देना, तो इसका मतलब होता है मास किलिंग। तो इसी तरह से कानपुर में उन्होंने ये मास किलिंग मैसेकर किया। फिर लखनऊ को सीज कर लिया, लखनऊ के जो पावर से किंग्स थे। तो इस तरह से मंगल पांडे, उनको उन्होंने ऑलरेडी he was hanged to death and was Indian soldier who played a key part in the event immediately preceding the outbreaks of Indian rebellions of 1857. He was a sepoy in the 34th Bengal Native Infantry Regiments of British East India Company. तो इसी तरह से मंगल पांडे कौन थे? वो भी एक सोल्जर थे जिसने रिवोल्ट स्टार्ट किया। इमीडिएट कॉजेज इनके कारण ही शुरू हुआ था, इसलिए इनको कहा जाता है ही वॉज अ की एलिमेंट्स, क्योंकि इमीडिएट प्रोसीडिंग इनके थ्रू ही हुआ था। और जो वो एक खुद सिपाही थे बंगाल नेटिव इन्फेंट्रीज के अंदर, 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्रीज में। और ये जो इन्फेंट्री थी वो किसका पार्ट था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्ट था। सो द इंडियन गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेमोरेट पांडे बाई issuing a postage stamp bearing his message on 5th October 1984. The stamp and the accompanying first day cover was designed by Delhi-based artist C.R. Pakrashi. A park named Sahit Mangal Pandey Mahaudyan has been set up at Barakpur to commemorate the place where Mangal Pandey attacked British officials and was subsequently hanged. His life and actions have been portrayed in several cinematic productions also. तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनकी ये जो उन्होंने अपनी बलिदान दी थी उनको याद रखने के लिए कि इनका जो बलिदान था वो शहीद हो गए इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए। इन्होंने देश को आज़ाद करने के लिए जो था अपनी लाइफ जो थी वो सेक्रीफाइस कर दी। तो इसी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, बाद में पोस्टिंग स्टैंप होती है, पोस्ट ऑफिस में जो स्टैंप लगती है उस स्टैंप में उन्होंने इनका पिक्चर जो है इशू किया गया, इमेज इशू किया गया टू कमेमोरेट, ताकि उनको लोग याद कर सके। फिर शहीद मंगल पांडे की बैरकपुर में जो थी उनकी एक ऑफिसर, जहाँ पे उन्होंने ऑफिसर्स को किल किया था, उनकी फांसी लगी गई थी। तो इस तरह से उनकी वहाँ पे स्टैचू और इमेज बना दिया गया, इसके ऊपर पिक्चर्स भी बनी गई है। तो ये था उनके ऊपर दैट हाउ मंगल पांडे सेक्रीफाइस हिज लाइफ एंड दिस इज द बिगनिंग ऑफ 1857 थ्रू द इमीडिएट कॉज। और इमीडिएट कॉज जो था वो मंगल पांडे के थ्रू ही शुरुआत हुई थी। ना स्प्रेड ऑफ अदर अपराइजिंग, इसके अलावा ये तो रिबिलियंस देखा गया सोल्जर्स ने किया, और बाद में सोल्जर्स ने जाके रॉयल फैमिली के साथ मिलने के बाद दे ऑल्सो स्टार्टेड ना स्प्रेड ऑफ अपराइजिंग अदर्स में। यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से वो जो मेरठ से दिल्ली गए एंड किस तरह से नॉर्थन इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में ये जो था अपराइजिंग जो थी, रिवोल्ट किस तरह से स्प्रेड हुई। वी विल लर्न इन दिस पैरा द रिवोल्ट ऑफ द सिपॉय, द स्प्रेड फ्रॉम बैरकपुर टू मेरठ देंस टू दिल्ली। तो इस तरह से कहा गया सबसे पहले जो रिवॉल्ट शुरू हुई थी सिपाही ने मंगल पांडे के थ्रू जो स्प्रेड हुई तो बैरकपुर में हुआ। बैरकपुर से वो मेरठ गए थे सोल्जर्स, रास्ते में और भी जो भी रेजिमेंट थे उनके साथ वहाँ पे लड़के उनको फ्री करके, इंडियन सोल्जर्स को फ्री करने के बाद दे मार्च टुवर्ड मेरठ। फिर मेरठ से वो कहाँ पे दिल्ली गए सब मिल के। सो ऑन रीचिंग दिल्ली उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह को अपना एम्पर डिक्लेयर कर दिया कि ही विल बी द एम्पर ऑफ हिंदुस्तान। और इसके साथ मेरठ के और दिल्ली के ट्रॉप्स जो थे उन्होंने यूरोपियंस जो भी वहाँ पे दिल्ली के आसपास यूरोपियंस थे और जो भी उनको रोकने की कोशिश की, दे किल्ड ऑल ऑफ देम। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ दिल्ली, जब ये न्यूज़ दिल्ली को कंट्रोल किसने ले लिया, सोल्जर्स ने, इंडियन सोल्जर्स ने, द रिबिलियंस बाय द सिपाही रिच मुजफ्फरनगर। जब ये न्यूज़ पहुंची मुजफ्फरनगर में, दैट वाज ऑन May 13, द सिपाही दे ऑल्सो रोज इन रिवोल्ट। तो वहाँ के जो सिपाही थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने भी रोज़ किया रिवोल्ट। फिर पंजाब, नौशेरा, हथमार्दन एक्सेट्रा अलग अलग रीजन्स के लोगों ने भी, सोल्जर्स ने रिवोल्ट किया जब ये न्यूज़ धीरे धीरे उन तक पहुँची। ऑल्सो
ज्वाइन द रिवोल्ट, और इन सभी ने भी जाकर रिवोल्ट को ज्वाइन किया। ना आफ्टर द इवेंट, जब ये मिलेट्स की इवेंट हुई, रिबिलियंस इरप्ट हुई, वहाँ से शुरुआत हुई, एंड दे मूव इन द स्टेट ऑफ अवध, अवध तक पहुँची, दैट वॉज इन यूपी, प्रेजेंट डे यूपी। उसके बाद विच हैड बीन एनेक्स्ड बेरली अ ईयर बिफोर, जो उसको कहा गया कि 1 साल पहले से लगभग उन्हें एनेक्स किया गया था, उस राज्य को कब्जा में लिया था ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद झांसी स्टेट जो था वॉज अ मराठा रूल्ड प्रिंसली स्टेट इन बुंदेलखंड। तो ये बुंदेलखंड की ये कहानी, जहाँ पे मराठा जो रूल करते थे प्रिंसली स्टेट से, तो वहाँ पे जो रानी थी, रानी ऑफ झांसी, डाइड विदाउट अ बायोलॉजिकल, राजा जो थे, सॉरी, जो राजा थे झांसी के, दैट दे डोंट हैव एनी बायोलॉजिकल मेल, उनके खुद के अपने मेल को भी चाइल्ड नहीं था, हेयर मीन्स उनका खुद का अपना बच्चा। सो इसके लिए ब्रिटिशर्स ने भी, दैट वाज इन 1853 में, तो इसी तरह से इट वाज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश राज ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो रूल्स बनाया था कि अगर किसी की भी खुद की बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होंगे मेल, तो वो राज्य जो था वो ब्रिटिश किंगडम्स के अंदर चला जाएगा। तो इसी तरह से रानी लक्ष्मीबाई की भी पुत्र नहीं थे, तो इसी तरह से वो राज्य भी ब्रिटिशर्स ने एनेक्स कर लिया। जो गवर्नर जनरल थे, दैट वाज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर। हिज विडो, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, राजा जो थे, राजा झांसी के, उनकी पत्नी की जो थी रानी लक्ष्मीबाई, वो अब विडो हो चुकी थी, पति जो है वो ऑलरेडी डाई हो चुका था। तो रानी ऑफ झांसी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द डिनायल्स ऑफ राइट्स ऑफ देयर अडॉप्टेड सन। उन्होंने आवाज़ उठाया कि जो राजा है उनका बेटा है, भले वो अडॉप्टेड है लेकिन ये राज्य उनका है, और इन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई थी। व्हेन वॉर ब्रोक आउट, झांसी क्विकली बिकम अ सेंटर ऑफ द रिबिलियंस। तो उन्होंने जो वॉर डिक्लेयर किया कि मैं युद्ध लड़ूंगी ब्रिटिशर्स से और अपना राज्य उनको नहीं सौंपूंगी, और इसी तरह से झांसी जो था एक सेंटर बन गया था रिबिलियंस का। जो भी सपोर्ट करते थे झांसी को, रानी लक्ष्मीबाई को, उन्होंने उनको हेल्प किया। A small group of company officials and their families took refuge in Jhansi fort, and the Rani negotiated their excavations. However, when they left the fort, they were massacred by the rebels over whom the Rani had no control. The Europeans suspected the Rani of complicity despite her repeated denials. तो इसी तरह से यहाँ पे सिचुएशंस कुछ अलग हो गया। कहा गया कि स्मॉल ग्रुप ऑफ कंपनी जो थी, कंपनी ऑफिसर्स थे और उनकी फैमिलीज जो थी, उन्होंने झांसी फोर्ट पे, क्योंकि जब यह वॉर शुरू हो गया था, झांसी के अंदर रिवॉल्ट शुरू हो गया था, तो कुछ लोग जो थे झांसी के वहाँ पे उनके फोर्ट में जाके उनकी शरण में थे, प्रोटेक्ट किए, मुझे रानी जो है प्रोटेक्ट करेंगे, हमें इनसे रिबिलियन से बचाएंगे। तो रानी ने नेगोशिएट करके उनको बचाने के लिए अपने महल में तो रख दिया, लेकिन जब वो महल छोड़ के बाहर निकलने की कोशिश की कि हम यहाँ रहना अच्छा नहीं है हमारे लिए, वी शुड लीव दिस पैलेस, क्योंकि यहाँ पे रानी भी जो है रिवोल्ट करी ब्रिटिशर्स से, तो उस तरह से उन्होंने उसके वहाँ से निकलने की कोशिश की। जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश की, जो रिबिलियंस थे, दे मैसेकेड, उन्होंने क्या किया, सभी यूरोपियन कंपनीज ऑफिसर्स एंड फैमिलीज को उन्होंने मार दिया, और जिसके ऊपर रानी के कंट्रोल कुछ भी नहीं था। रानी ने बहुत कोशिश की, लेकिन जब ये लोग मास जो होते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जिसके कारण जो यूरोपियंस थे उन्होंने सस्पेक्ट कैसे किया रानी को, कि रानी के कारण ही ये सारा हुआ है, और इस तरह से ये इनके थ्रू ही हुआ है, तो सारा ब्लेम जो था रानी के ऊपर आ गया। बाय द एंड ऑफ जून 1857 द कंपनी हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑफ मच ऑफ बुंदेलखंड एंड ईस्टर्न राजस्थान। तो धीरे धीरे जो था बुंदेलखंड और ईस्टर्न राजस्थान जो था वो कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स कंपनी के हाथ से निकलना शुरू हो गया, और कंट्रोल करने लगे, रिबिलियंस ने कंट्रोल लेना शुरू कर दिया। द बंगाल आर्मी यूनाइट्स इन द एरिया, और बंगाल्स के जो आर्मी थे जो वहाँ से निकले थे बैरकपुर से, द मूविंग थ्रो, जिस तरह से वह आगे बढ़ते हुए जा रहे थे, तो वो इकट्ठा हुए, एंड हैविंग रिबिल्स, उनके अंदर बहुत सारे रिबिलियंस थे। ये लोग मार्च करके दिल्ली पहुँचे कानपुर से, एंड द मेनी प्रिंसली स्टेट्स जो थे दैट मेड अप दिस एरिया बिगम वॉरिंग अमंग देमसेल्फ, और धीरे धीरे सारा एरिया जो था रिबिल्स के कंट्रोल में होना शुरू हो गया। इन सितंबर एंड अक्टूबर रानी लक्ष्मीबाई लीड द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ झांसी
अगेंस्ट द इन्वेडिंग अक्टूबर। इसी तरह से सितंबर और अक्टूबर में देखा गया कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी झांसी पे लगभग कंट्रोल पा लिया था। लीड द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ झांसी अगेंस्ट द इन्वेडिंग आर्मीज जो थे उसके ऑफ द नेबरिंग राजाज ऑफ दातीस एंड ओरछा। तो इस तरह से उनको उसके जो नेबरिंग राजाज थे आर्मीज जो थे उनसे भी इन्वेड किया। In June, Sipahi under General Villars in Kanpur rebels and besieged the European entrenchment. Villars was not only a veteran and respected soldier but also married to a high caste Indian woman. He had relied on his own prestige and his cordial relations with the Nana Sahib to thwart rebellions and took comparatively a new measures to prepare fortifications allay in supplies and ammunition। अब यहाँ पे जून में कहा गया जो सिपाही थे उनके जो जनरल्स थे विलर और वो कानपुर में रिबेल्स करने जो लोग थे कानपुर के जो किंग थे वो रिबेल कर रहे थे तो उन्होंने सीज मतलब किस तरह से जो भी एरिया था यूरोपियंस का वो सारा उन्होंने ले लिया था। इंडियन सोल्जर्स कंट्रोल कर रहे थे तो विलर्स जो थे उन्होंने वापस से भी सीज किया। और ये कहा जाता है विलर्स जो थे एक वेटरनल थे मतलब कि वो इंडियन रिस्पेक्टफुल अपने इंडियंस जो थे उनको बहुत रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि इन्होंने मैरिड जो थी शादी जो थी हमारे इंडियन वुमेन से की थी हाई कास्ट और उसकी खुद की एक अपनी प्रेस्टीज थी ऑन और उसका रिलेशन भी जो था नाना साहब के साथ बहुत अच्छा था। लेकिन अब जो था सिचुएशंस कुछ अलग हो गया था जहाँ पे वो प्रिपेयर कर रहे थे कि किस तरह से पूरा एरिया जो है नाना साहब का एरिया जो है वापस से कब्जा में लिया जाए फोर्टिफिकेशन कर दिया जाए उनको सप्लाई से आर्म्स एंड एमुनेशन उनको ना मिले और पूरा का पूरा राज्य जो है वो उनके अंदर में कब्जा में आ जाए। द बीसीज endured 3 weeks of the siege of Kanpur with little water or food, suffering continuous casualties of to men and women and children। तो जो उसको सीज करके रखा था कानपुर जो पूरी उनको पूरा घेर के रखा था और 3 weeks हो गया तो यहाँ पे खाने की कमी हो गई पानी की कमी हो गई तो राज्यों को जो उन्होंने सीज करके रखा था बाहर वो निकल नहीं पा रहे थे इंडियंस ठीक है तो वो सफरिंग कर रहे थे कैजुअलिटीज भी तो लड़ रहे थे जो भी तो वुमेन्स थी मेंस थी तो इसी तरह से इनकी प्रॉब्लम्स जो थी धीरे धीरे बढ़ने लगी और फिर उसको कि किस तरह से वो कब तक वो अंदर बैठेंगे तो इस तरह से वो बेटर है कि बाहर आ जाए। तो इस तरह से इनका प्लानिंग था जिस तरह से उन्होंने विलर्स ने इसको यूज किया उसको ट्रिक यूज किया। तो एक काम करते हैं आज हम लोग यहीं पे रखते हैं कल वापस जो है नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बीसीज endured 3 weeks वाले टॉपिक से शुरू करेंगे ठीक है। तो वापस से यहीं तक ये स्टॉप करते कि जो विलर्स थे उनके रिलेशन जो थी नाना साहब और जो लोग थे उनसे बहुत अच्छी थी रिलेशंस लेकिन फिर भी उन्हें दे हैव टू डू समथिंग कि उनको लड़नी थी वापस से वो फोर्ट जो था उनको कब्जा में लेना था। इस तरह से उन्होंने जो प्लानिंग की थी तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक in the next video. Till then, take care. Thank you.